नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, मोदी सरकार में एक रिवायत चल पड़ी है, मीडिया को चकमा देते रहो या ऐसी रणनीति बनाओ जिस रणनीति से सामने से वो चीज दिखने लगे जो हो नहीं, लेकिन दिखाई पड़ने लगे, और जो हो उसे बताओ मत, उसे पर्दे के पीछे रखो। कल दिन भर ये खबर चलती रही, बल्कि परसों से ही ये कवायद शुरू हो गई। 2 कदम और आगे चले जाइए, 4 मई के फैसले के बाद से ही ये कवायद शुरू हो गई कि अब आगे की रणनीति क्या हो। पूरी ताकत झोंकी थी भारतीय जनता पार्टी ने, एआईएडीएमके के साथ अलायंस कर लिया। अपने पुराने अध्यक्ष को, जो करिश्माई चेहरा था पार्टी का, उसकी बात न मानते हुए उन्हें विधान राज्यसभा राज्य के अध्यक्ष पद से हटाया। जिम्मेदारी किसी और को दी गई, एन नागेंद्रन को दी गई। लेकिन उनकी अध्यक्षता में पार्टी वो अपेक्षित सफलता नहीं पा सकी। इस बार तो ये था कि एआईडीएमके के साथ मिलकर के पार्टी सरकार बना लेगी। क्यों? क्योंकि डीएमके के खिलाफ सीवियर एंटी इनकम्बेंसी था। लेकिन क्या आखिरी समय में अन्ना ने खुद को रिजर्व कर लिया और ड्राइविंग सीट पर कोई और बैठ गए, और उनकी छवि ऐसी नहीं थी जो उनको 10% जो लोकसभा में परसेंटेज वोट मिला था उससे उछाल करके 30% पे ले जाता या 35% पे ले जाता। इतनी उनमें ताकत नहीं थी। तो क्या यह गलती हो गई? लेकिन 4 मई के बाद से ही, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को यह मालूम था कि यही परिणति होनी है। वो वो देख रहे थे कि शायद एआईएडीएमके के साथ जो उनका अलायंस है वो कुछ बेहतर रिजल्ट लाएगा, और इसीलिए उन्होंने पूरी ताकत झोंकी भी, और इसीलिए उन्होंने अन्नामलाई को कहा कि आप थोड़ी बैक बेंच पर जाइए और जो स्थानीय नेता कह रहे हैं उनकी बात को मानने दीजिए। शायद ये ज्यादा आपसे अनुभवी हैं, लोकसभा में आपकी बात को माने तो 3 से 10% तक हम पहुंचे, लेकिन हम सीट में उसको कन्वर्ट नहीं कर सके, परसेंटेज ऑफ वोट को हम बदल नहीं सके सीट में। अब ये लोग कहते हैं कि भाई परसेंटेज ऑफ वोट भी बढ़ाएंगे और सीट भी बढ़ाएंगे, हम सीट में उसको तब्दील भी करेंगे, तो इनकी बात को मान लेते हैं। लेकिन हुआ ढाक के 3 बात। बीजेपी को तो कोई अपेक्षित सफलता मिली नहीं, एआईएडीएमके भी बहुत सफल नहीं हुआ। बहुत सफल क्या, फेल ही हो गया, बाहर ही हो गए एक प्रकार से। अब भारतीय जनता पार्टी ने उसे राज्य की कमान दी जो 2 बार वहां मंत्री रह चुके हैं। एआईएडीएमके की जब सरकार थी जयललिता की और पनीर सेल्वन की, तो दोनों के मुख्यमंत्रित्व काल में वो व्यक्ति वहां के मंत्री रह चुके हैं। बिजली मंत्री रहे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे, और भी कई मंत्रालय को उन्होंने संभाला था। नाम है श्री एन नागेंद्रन, नयनार नागेंद्रन। अब नयनार नागेंद्रन भी एक ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, और श्रीमान अन्ना मलाई भी ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। दोनों की इन्फ्लुएंशियल, उस ओबीसी कम्युनिटी में जो अलग अलग जाति है, उस जाति में ये इन्फ्लुएंशियल हैं। जो जो नए जो नयनार जी हैं, उनका इन्फ्लुएंस अच्छा खासा है। लेकिन लेकिन नैनार के साथ एक पीछे से एक खास तरह का बैगेज भी चल रहा है, और वो बैगेज है भ्रष्टाचार का, करप्शन का। नैनार जी के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वहां पर लगी हुई है, जो स्थानीय सीआईडी हैं उनका एक्शन होता है, एंटी करप्शन का एक्शन होता है। ये सब नैनार जी के साथ हो चुका है। बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की कमान उनके हाथ में दी। नतीजा आज सिफर है। अब इसी सब को लेकर के श्रीमान अन्नामलाई वहापो में थे कि अब हमें क्या करना चाहिए। क्या पार्टी छोड़ देनी चाहिए, अलग रास्ता बनाना चाहिए, या पार्टी के साथ अगर रहें तो ये जो लोकल लीडर हैं ये तो खाए अघाए हैं, पूरी तरह से अघाए तो नहीं है, खाए बहुत हैं, और खुर्राट पॉलिटिशियन हैं। ये तो किसी को आगे बढ़ने देंगे नहीं। इनका पॉलिटिक्स जो है वो पेशा है, सेवा भाव से ये आए नहीं है।
और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को इनको समर्थन देना पड़ रहा है, मजबूरी है। अब क्या किया जाए? ये इंटरनल एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। बल्कि ये कह सकते हैं कि बीजेपी को शायद वहां पर पैसे की भी दरकार होगी तमिलनाडु में, तो उन्होंने कुछ ऐसे धनपशु को अपने साथ जोड़ लिया जिन जो पैसे से समर्थवान हो। अन्नामलाई बेचारे पैसे से उस तरह से समर्थवान तो होंगे नहीं। अन्नामलाई तो पार्टी के समर्थन पे काम कर रहे हैं। तो केंद्रीय नेतृत्व को लगा होगा या संगठन को लगा होगा भारतीय जनता पार्टी को कि चलो अभी हमें पैसे की भी आवश्यकता है, और ये लोग कह रहे हैं कि हम एआईएडीएमके के साथ अलायंस करके हम बहुत आगे चले जाएंगे, लोकसभा में हमने अलायंस नहीं किया तो उसका प्रतिफल हम सबको मिल गया, दिख लिया। इसलिए इनकी बात को नहीं मानते हैं और दूसरे लोगों की बात को मानते हैं। मान भी लिया दूसरे लोगों की बात को। दूसरे लोगों की बात को मानने के उपरांत हुआ क्या, इसको लेकर के ये जो 28-29 तारीख तक जो ये चलता रहा ये प्रकरण, लगभग 1 महीने हो गए। 1 महीने तक ये उहापोह की स्थिति बनी रही अन्नामलाई की। फिर अन्नामलाई ने एक मन बनाया कि मुझे या तो पार्टी के अंदर अगर रहना है तो हमें केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कुछ न कुछ स्पष्ट संकेत मिलना चाहिए, या हम बाहर जाकर के कुछ करते हैं। ये तो विवेचना थी, असल खेल हो गया कुछ और। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को 4 मई को संध्या काल में ही पता चल गया कि एआईएडीएमके के साथ जो हमारा अलायंस था वो काम नहीं किया, और एआईएडीएमके भी टूट गई। आधे जाकर के विजय के साथ समर्थन में चले गए, उनको समर्थन भी दे दिया, तो ये टूट भी गई। इसका कोई मतलब नहीं है, ये गलत हो गया। अब हमें तमिलनाडु को नए सिरे से विचार करना चाहिए। तो कैसे चाहिए? रणनीति बननी शुरू हुई। रणनीति बनाई गई कि साहब ये जो खेले खाए नेता हैं उनसे छुटकारा पाया जाए तो कैसे पाया जाए। तो कहा कि साहब ऐसा करो, तुम ही कुछ ऐसा सुगुफा चलो कि हम रास्ता छोड़ रहे हैं, हम पार्टी ही छोड़ रहे हैं, और फिर हम तुमको मनाएंगे, तुम आ जाओ और इसको मीडिया में चला देते हैं। देखिए साहब, कल परसों सारे मीडिया में खबरें चल गई कि अन्नामलाई ने इस्तीफा दे दिया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और अन्नामलाई के भी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, खंडन भी नहीं किया कि नहीं इस्तीफा नहीं दिया, इस्तीफा नहीं दिया। सब मुंह चुप करके बैठे रहे। खबरें चलती रही चारों तरफ, हमने भी आपको बताई कि भाई इस्तीफा हो गया। हमारे भी सूत्रों ने बताया कि भाई मिल लिए, नितिन नवीन से मिले, बीएल संतोष से मिले, उसके बाद वो केंद्रीय गृह मंत्री से मिले, उनको पुस्तिका भी दी, पुस्तक भी दिया, 6 पेज का इस्तीफे का पत्र सौंपा नितिन नवीन जी को और बीएल संतोष जी से। इन दोनों के साथ एक साथ मीटिंग हुई और उसके बाद उन दोनों ने कहा कि आप जाइए गृह मंत्री से भी मिल लीजिए। गृह मंत्री से भी मुलाकात हुई, लेकिन गृह मंत्री से जो मुलाकात हो रही थी, अब उसमें कहा जा रहा है कि नहीं गृह मंत्री से मुलाकात हुई, गृह मंत्री ने कहा कि नहीं आप रास्ता मत बदलिए, अभी रुकिए, हम विचार करते हैं, ये करते हैं, और आप जो करना चाहते हैं उसमें तो हम आपको मदद करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। ये सब बनी बनाई खबरें हैं। असल खबर ये है कि केंद्रीय नेतृत्व के तरफ से ये नाटक, ये मंचन किया गया और श्रीमान अन्नामलाई को कहा गया कि आप क्षुब्ध हैं, नाराज हैं, दुखी हैं, पार्टी छोड़ सकते हैं। इस तरह का माहौल बना दीजिए। उन्होंने माहौल बना दिया, कहीं कहीं इधर उधर इक्का दुक्का जगह पे जिक्र कर दिया कि भाई हम पार्टी छोड़ सकते हैं, हम जा रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व ने हमें बुलाया, हम जा रहे हैं मिलने के लिए, अपना इस्तीफा दे दें, ताकि जो स्थानीय नेता हैं उनको लगे कि चलो बढ़िया हुआ, ये कांटा निकल गया, उनके मन की बात भी समझ में आ जाएगी। लेकिन वो लोग भी चुप्पी साधे हुए थे। उनको लग रहा था कि अगर ये अन्नामलाई गए तो गाज हमारे ऊपर गिरेगी, इसलिए वो डर के मारे दुबके हुए थे, चुपके हुए थे, छुपे हुए थे, वो शांत थे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि ये जो पूरी रणनीति बनी वो बिना आला कमान के निर्देश के बन ही नहीं सकती। और मैं फिर कह रहा हूं, अन्नामलाई बहुत ही मैच्योर्ड नेता है। वो अगर कोई भी निर्णय लेंगे बहुत सोच समझ करके लेंगे, और ये सोचने समझने के लिए श्रीमान मोदी जी और गृह मंत्री उनके ऊपर अटूट विश्वास रखे हुए हैं।
उनको जानते हैं कि इसमें जो कैलिबर है और वो मोदी के प्रिय नेता में से एक है। तो वो ऐसी गलती वो क्यों करेंगे? अपने पैर पर अभी तत्काल कुल्हाड़ी मारेंगे क्यों? अभी क्या हो रहा है भाई वहां पे? अभी तो 4 साल तक कोई चुनाव नहीं है, ना विधानसभा का, ना ही लोकसभा का। तो अभी वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? निकल करके अभियान करते हैं, अरे वो भी करना है तो उनको पता है, इतना पॉलिटिकली इमेच्योर नहीं है। तो ये भूमिका बनाई गई, ये रणनीति बनी। आपको लगता है कि अन्नामलाई इतने पॉलिटिकली इमेच्योर हैं कि इस्तीफा देकर के निकल जाएंगे? उनको अगर इस्तीफा ही देना होगा तो वो देखेंगे कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। उनको मालूम है कि 4 साल तक अगर हम सड़क पर संघर्ष करेंगे स्टैंड अलोन, तो फिर 29 में जाकर के 30 में जाकर के हमको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसकी संभावना कम भी है और है भी कि हमें सफलता मिल भी जाए। लेकिन इतने दिनों तक सस्टेन करने के लिए जो हमें संसाधन की जरूरत है उतना नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन होंगे तो 2 साल तक इंतजार करेंगे। 2 साल के बाद वो कुछ देख लेंगे कि सरकार का एंटी इनकम्बेंसी उनको सामने आ जाएगा और उसके बाद वो कुछ ना कुछ तय करेंगे। ये एक पॉलिटिकल मैच्योर्ड पॉलिटिशियन का जो जो कि ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं, वो आराम से इस बात का आकलन कर सकते हैं कि भाई अभी ना तो चुनाव है वहां पे, ना विधानसभा का, ना लोकसभा का। ऐसी परिस्थिति में हम आ बैल मुझे मार वाली कहानी क्यों करेंगे? और अभी उनकी सरकार बनी हुई है, समर्थन है चला हुआ, वो ऑलमोस्ट मेजॉरिटी के करीब है। थोड़े से एमएलए से जो उनको समर्थन वो बना हुआ है, उसमें एआईएडीएमके का भी समर्थन मिल जाएगा, कांग्रेस भी है, सीबीके भी है और बाकी सीपीआई सीपीएम भी है। सबने समर्थन दे दिया है, तो अभी हम क्यों सर मगजमारी करें? अगर पब्लिक मूवमेंट करने की भी जरूरत होगी तो 2 साल के बाद करेंगे। तब तक विजय की कुछ नाकामी आ जाएगी हमारे सामने। अभी तो उनका हनीमून पीरियड चल रहा है विजय का। अभी वो बहुत बड़ी गलती इस तरह से किए नहीं है। लोगों का मोह भंग होगा। 2 स्टेट में दूसरी सरकार, केंद्र में दूसरी सरकार है। पता नहीं मोदी जी का उनको विजय को समर्थन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी फाइनेंशियल क्राइसिस होने वाला है तमिलनाडु में। कहा जा रहा है कि लाखों के कर्ज में है तमिलनाडु। अब जब जब फाइनेंस की जरूरत होगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, लोगों को तनख्वाह देने के लिए, वजीफा बांटने के लिए, जो पॉपुलर स्कीम्स हैं वो चलाए हैं, उनके लिए जो पैसे की दरकार होगी तो केंद्र की तरफ जाना होगा। केंद्र उसे देगी कि नहीं देगी, तब उनके सफलता और असफलता, उनकी नाराजगी सामने आएगी लोगों की कि साहब विजय ने तो ये कहा था, ये किया नहीं, विजय ने ये कहा था, ये किया नहीं, यहां भी फेल, यहां भी फेल। तब फेल और पास का कैलकुलेशन करके तब हम अटैक करेंगे। अभी से वो संपर्क अभियान में चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो दाल में कुछ काला तो पहले से ही मुझे लग रहा था। कोई भी पॉलिटिकल इक्वेशन ऐसा दिख नहीं रहा था जिसमें कि अन्नामलाई इस्तीफा देकर के चले जाए। अगर ऐसा होता तो नी जर्क रिएक्शन होता। इसे नी जर्क कहते हैं कि बिना सोची समझी कोई भी आपने कोई ऐसी चाल चल दी जिसमें आपने अपना दिमाग अप्लाई नहीं किया, अपना भेजा अप्लाई नहीं किया। अन्नामलाई इतना इमेच्योर नेता तो नहीं है। वो एक पकी अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके आए हैं, तो इस अपरिपक्व को कोई निर्णय लेंगे ऐसा वो करेंगे नहीं। फिर क्या हुआ फिर? इसका मतलब था कि स्क्रिप्ट कहीं और से लिखी गई और स्क्रिप्ट लिखी गई दिल्ली दरबार से कि साहब अब देखो हमको वहां पर हटाना है, लेकिन हम उसको हटाएं कैसे? विरोध नहीं ले सकते हैं, तो कुछ करो तिकड़म, कुछ माहौल बनाओ, या हम तुमको अगर हम शामिल भी करें। अभी बहुत सारे खेल होने वाले, मैं बता रहा हूं आपको। कैबिनेट में भी शामिल करने की, और ये बात क्यूबाइड नेटवर्क ने सबसे पहले बताई थी कि अन्ना मलाई मोदी के विस्तारित कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। उसके लिए भी मोदी उनको तैयार कर रहे हैं कि कुछ दिन आओ, कैबिनेट में आ जाओ, हम कुछ देखते हैं, साल 2 साल में तुम्हारा हम ब्रांडिंग कर देंगे और उसके बाद तुमको हम भेजेंगे। जिसके लिए हो सकता है कि ये तैयार नहीं हो, ये बोल रहे हो कि नहीं मैं संघर्ष करने के लिए तैयार हूं, आप मुझे दीजिए, मैं तमिलनाडु को ऐसे करता हूं वैसे करता हूं, ये वो कर सकते हैं, ये बातें हो सकती हैं। लेकिन अन्नामलाई को कैबिनेट में शामिल करने पर भी विचार चल रहा है। क्यों? उसके 2 कारण हैं। कई पहलू पर भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है। एक तो उनको कैबिनेट में शामिल किया जाए और तमिलनाडु में उनके कद को बढ़ाया जाए। दूसरा, अन्नामलाई
दक्षिण के नेता होने के साथ-साथ उनकी जो लोकप्रियता है वो नॉर्थ में किसी से कमतर नहीं है। तो वो एक टॉलीवुड के रियल एक्टर के रूप में उनका पॉलिटिकल पिच नॉर्थ में तैयार किया जाएगा और वो एक हीमैन के रूप में अन्नामलाई का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ में कर सकती है। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है, पंजाब में चुनाव आ रहे हैं। तो अन्नामलाई को न्यूज में बनाए रखना है, अन्नामलाई की ब्रांडिंग करनी है और ये भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ठीक से समझ रहे हैं कि अन्नामलाई में वो ताकत है। वो हिंदी भी ठीक-ठाक बोल लेते हैं, अंग्रेजी तो बोलते ही हैं और तमिल तो बोलते ही हैं। अब उनके पीछे एक वर्दी का लेगेसी है। तो ये एक हीमैन की तरह आपने वो उनकी तस्वीर देखी होगी जो खड़े होकर के नंगे बदन पे वो कोड़े मार रहे हैं, खुद अपने बदन पे। वो गुस्सा का प्रकटीकरण कर रहे हैं। तो ये तैयारी हुई कि भाई अन्नामलाई को नॉर्थ में भी एक बढ़िया नेता के रूप में तैयार किया जाए जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को जो साउथ और नॉर्थ का डिवाइड करके कांग्रेसियों ने रखा हुआ है कि नॉर्थ साउथ के नेता को बीजेपी उस तरह से पूछती नहीं है, उस तरह से एलिवेट नहीं करती है, वो एलिवेशन भी दिख जाएगा। अभी आप जैसे देखिए कि कांग्रेस में केसी वेणुगोपाल, शशि थरूर या और भी बहुत सारे नेता हैं जिनको कि कांग्रेस में जगह मिलते रहती है, चाहे वो तमिलनाडु से हों, केरल से हों, कर्नाटक से हों, कर्नाटक का तो दबदबा वही है, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, वहां का दबदबा है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अन्नामलाई के सहारे हम साउथ के एक बड़े नेता को तैयार करें और उसकी ब्रांडिंग करके हम नॉर्थ में भी उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है अन्नामलाई का, जिसके लिए अन्नामलाई के पास सारे आधार मौजूद है। और तीसरा कि अगर अन्नामलाई को ये दोनों चीजें मंजूर नहीं है तो उनको कैसे वापस किया जाए, वहां कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। अब जो श्रीमान एन नागेंद्रन है वो भी ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, ये भी ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। ओबीसी कम्युनिटी को अभी तत्काल नाराज नहीं करना है, लेकिन एन नागेंद्रन एक कॉम्प्रोमाइज लीडर हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि एन नागेंद्रन को आगे रख करके बीजेपी का विकास तमिलनाडु में असंभव है और वो पूरी तरह से बीजेपी हैं भी नहीं, वो तो एआईएडीएमके से आए हैं। तो उनके ऊपर उस तरह का विश्वास बीजेपी आलाकमान कर भी नहीं सकती है। तो जो फ्रेश फेस जो इस्तीफा दिया, बीजेपी में शामिल हुआ, अपना सब कुछ गंवा करके बीजेपी में आया है, उनके ऊपर भाजपा दांव लगाएगी या एन नागेंद्रन के ऊपर दांव लगाएगी? तो आज श्रीमान एन नागेंद्रन को भी बुला लिया गया। दो बातें होंगी, या तो अन्नामलाई कैबिनेट में शामिल होंगे या अन्नामलाई को एक बार फिर से तमिलनाडु का संपूर्ण प्रभार दिया जाएगा। कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा, हो सकता है कि चलिए विधानसभा आप अभी राज्य में अध्यक्ष हैं तो बने रहिए, लेकिन अन्नामलाई को संगठन सपोर्ट करे। और अगर संगठन ने सपोर्ट नहीं किया, जो अन्नामलाई सोच रहे हैं पार्टी को पुनर्जीवित करने को, पार्टी को स्ट्रेंथन करने को, ताकि अगले 4 साल के बाद, 5 साल के बाद जब पार्टी विधानसभा चुनाव में जाए और लोकसभा चुनाव में जाए तो पार्टी की बल्ले बल्ले हो, पार्टी वहां ठीक से खाता खोले और 50-60 सीट तो कम से कम लाए। और अगर बात बन गई, जैसा कि टीवीके ने दिखा दिया कि अगर बात चली, हवा चली, तो 114-15 सीट भी आ सकती है, सरकार भी बन सकती है। क्योंकि ये रील के हीरो नहीं है, ये रियल हीरो है। और मैंने कल ही आपको बताया था कि 45% का जो ओबीसी स्टेक है, इस सबको एक साथ लेकर के साधने की तैयारी हो रही है बीजेपी के भी तरफ से और अन्नामलाई उसमें बहुत ही पिवटल रोल प्ले करेंगे। अन्नामलाई के पास वो बोनांजा है कि ये 45% को एक मुश्त एक साथ ला सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो महादलित हैं उनको वो छोड़ देंगे। उसके लिए वो नई तैयारी कर रहे हैं, वो सड़क पर निकल रहे हैं, वो जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। तो एक अपने ओबीसी फ्रेटर्निटी को अपने साथ स्वाभाविक रूप से उनके ये ब्रांड बनेंगे और जो दूसरा वर्ग है उनके लिए कुछ अलग से करेंगे ताकि वो उनके भी हीरो हों। और ये चुनौती अगर गई कि ये रील के हीरो हैं और ये रियल हीरो हैं, रियल सिंघम हैं, तो रियल सिंघम बनाम रील का सिंघम, ये दोनों में चलेगा। और इस दौरान विजय एक बार टेस्ट कर लिए गए होंगे, विजय की गलती और सही दुनिया के सामने आ चुकी होगी।
तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि ये जो रियल हीरो है, ये विजय को टक्कर दे सकता है, ये एन नागेंद्रन वगैरह के बस की बात नहीं है, ये चलेगा नहीं। इसलिए संपूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की कमान अन्नामलाई के हाथ में सौंपी जाए, इसकी रूपरेखा बनी। साथ ही कि तमिलनाडु का जो लोकल यूनिट है वो विद्रोह ना करे। हालांकि उनके विद्रोह का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उनके साथ कोई संगठन का बहुत बड़ा मास बेस है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मास बेस अन्नामलाई फौरन से पेस्टर तैयार कर सकते हैं, उसमें वो योग्यता है, तो उसकी परवाह नहीं करेंगे। लेकिन पॉलिटिक्स होता है कि किसी भी नेता को नाराज मत करो, तो उसको संतुष्ट कर दिया जाएगा। अब ये श्रीमान मोदी से मिलेंगे, अन्नामलाई दिल्ली में कैंप किए हुए हैं, और वो उनको अमित शाह ने जो कहा वो उनसे बाहर नहीं जाएंगे, ये पक्की बात मान के चलिए। तो अन्नामलाई का इस्तीफा नहीं हुआ, अन्नामलाई की बड़ी भूमिका तैयार की जा रही है, तमिलनाडु के लिए भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी संभव है अन्नामलाई को ठीक से भारतीय जनता पार्टी प्रयोग में लाए, और अन्नामलाई एक फैक्टर के रूप में हो सकता है। नॉर्थ और साउथ के डिवाइड को पाटने में अन्नामलाई की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, ये बीजेपी के आलाकमान जानते हैं। तो चाणक्य का मास्टर स्ट्रोक है, चर्चा चला दी, इस्तीफा हो गया, लोकल यूनिट फंस गए, और लोकल यूनिट को लगा कि अब तो भैया हमारे ऊपर गाज गिरेगी, तो लोकल यूनिट को कहा कि आप पजामे में रहो वरना ये चला जाएगा, इसको हम खो नहीं सकते हैं, आपकी बात हमने मान ली है और हम इनको अपने साथ रखेंगे, इनके नेतृत्व को स्वीकार कीजिए, जैसा वो कह रहे हैं वो करते जाइए। और अभी तो चुनाव बहुत दूर है, देखते हैं आगे क्या होता है। नागेंद्रन को वो कैबिनेट में लेंगे कि नहीं लेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये दोनों बातें चल रही हैं। हो सकता है कि अन्नामलाई कैबिनेट के हिस्से हों, हो सकता है कि तमिलनाडु का संपूर्ण प्रभार उन्हें मिले, और हो सकता है कि केंद्रीय स्तर पर भी नितिन नबीन के टीम में अन्नामलाई को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले। ये तीनों संभावनाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।